वेलकम एवरीवन। पॉलिटी का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल डायनामिज्म। लक्ष्मीकांत में इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वो देखने से पहले इस हेडिंग का ही मीनिंग देखेंगे। जुडिशियल दैट इज जुडिशरी से रिलेटेड, एक्टिविज्म दैट इज जुडिशरी अब एक एक्टिव रोल प्ले कर रही है फॉर सोसाइटल चेंज। जुडिशरी अब एक एक्टिविस्ट के जैसे काम कर रही है। 3 ऑर्गन्स हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। सोसाइटी के लिए काम करना, डाउन ट्रोडन एंड वल्नरेबल सेक्शन के लिए काम करना, इन दोनों ऑर्गन्स का काम है। एग्जीक्यूटिव थ्रू पॉलिसी मेकिंग एंड लेजिस्लेचर थ्रू लॉ मेकिंग, क्योंकि जुडिशरी का काम तो देखिए लॉ की इंटरप्रिटेशन करना एंड कॉन्स्टिट्यूशन का एनालिसिस करना है। सोसाइटी के लिए काम करना इन दोनों ऑर्गन्स का काम है। बट जब ये दोनों ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं अपना, सोसाइटी के कुछ सेक्शंस सफर कर रहे हैं, तो उस टाइम पर फिर जुडिशरी काम करती है, जुडिशरी फ्रंट पे आती है। जुडिशरी इन ऑर्गन्स को बोलती है क्योंकि आप दोनों काम नहीं कर रहे थे तो अब हम ही पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, जुडिशरी ही अब लॉ मेकिंग कर रही है। तो जब ये दोनों ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे थे उस टाइम पर जुडिशरी ने ही पॉलिसी मेकिंग करना स्टार्ट कर दिया, जुडिशरी ने ही लॉ मेकिंग का काम करना स्टार्ट कर दिया। दैट इज जुडिशरी अब एक एक्टिव रोल प्ले कर रही है, सोसाइटी के लिए काम कर रही है। इसी ही चीज को जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल डायनामिज्म भी बोलते हैं। देखिए इस चीज को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि बहुत सारी एनजीओज एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि कैंपेन्स करती हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती हैं, क्योंकि ये लोग सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं, सोसाइटी में कुछ चेंजेस लेके आना चाहते हैं। तो उस टाइम पर फिर एनजीओज एंड ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एक एक्टिविस्ट का रोल प्ले कर रही होती हैं। ऐसे ही अब जुडिशरी भी एक एक्टिविस्ट का रोल प्ले कर रही है, लाइक एनजीओज एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि सेम वे में एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट काम नहीं कर रही थी। नौ लक्ष्मीकांत में बोला गया है दैट मिड 1970s में जुडिशियल एक्टिविज्म इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया था, ये कॉन्सेप्ट इंडिया में आ गया था। बट एनसीईआरटी का जो ईयर 1979 है ये आप याद रख सकते हो कि एग्जैक्टली इस ईयर के बाद ही जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल डायनामिज्म का कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया था, क्योंकि इसी ईयर के बाद ही, इसी टाइम पर ही फर्स्ट टाइम एक PIL फाइल करी गई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, फर्स्ट PIL। क्योंकि देखिए अगर PIL है तभी जुडिशियल एक्टिविज्म है, अगर PIL नहीं है तो जुडिशियल एक्टिविज्म भी एक डेड कॉन्सेप्ट के जैसे हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए 1979 में एक हुसैन आरा खातून केस आया था, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर मेंस में जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज इस केस को इंक्लूड करें। 1979 में हुसैन आरा खातून केस आया था वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हुसैन आरा खातून एक प्रिजनर थी बिहार की। तो देखिए अराउंड 40,000 प्रिजनर थे बिहार की जेल में, इनको ना तो रिलीज करा जा रहा था, ना ही इनके पास कोई लीगल रिप्रेजेंटेशन थी। मतलब ना तो ये प्रिजनर जुडिशरी के पास जा सकते थे, खुद को रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते थे, और ना ही इनको रिलीज करा जा रहा था। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक इनका जो जेल टर्म था उसको एक्सटेंड करा जा रहा था, बार बार एक्सटेंड करा जा रहा था। तो इसी टाइम पर एक अटॉर्नी थी पुष्पा कपिला हिंगोरानी, इनको मदर ऑफ PIL भी बोला जाता है। तो ये हुसैन आरा खातून से जाकर मिलती हैं जेल में। इन्होंने ही, इनके इस पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने ही हुसैन आरा खातून के बिहाफ पर फिर सुप्रीम कोर्ट में एक फर्स्ट टाइम PIL फाइल करी। सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पॉन्ड करा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर इस PIL को कंसिडर करा। तो अगर इस टाइम पर जुडिशरी और कोर्ट इस PIL को कंसिडर ही ना करता तो हमारे यहाँ पर फिर जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट भी ना आता। इस PIL को कंसिडर करा गया, ये PIL थी, तभी जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल डायनामिज्म का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में। इस हुसैन आरा खातून केस के बाद इस जब PIL को कंसिडर करा कोर्ट ने तो अराउंड 40,000 बिहार में जो प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर दिया गया था। तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इन प्रिजनर्स के लिए देखिए काम करना चाहिए था बिहार की गवर्नमेंट को, हमारे लेजिस्लेचर को काम करना चाहिए था, बट उन्होंने काम नहीं करा। तो किसी थर्ड पर्सन ने इन प्रिजनर्स के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट में वो थर्ड पर्सन गया, दैट इज पुष्पा कपिला हिंगोरानी। ये इन प्रिजनर्स के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL को कंसिडर करा एंड इन 40,000 प्रिजनर्स को फिर रिलीज करा गया। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिए हैं, बट जो
PIL है, इसने हमें जस्टिस सीक करने की पावर दी है। इसने PIL के कॉन्सेप्ट ने हमें एम्पावर करा है कि देखिए हम किसी दूसरे को भी जस्टिस दिला सकते हैं, हम खुद के लिए भी जस्टिस सीक कर सकते हैं। इसीलिए ही कहते हैं कि अगर PIL है तभी जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट भी है। अब देखते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म का ओरिजिन कैसे हुआ। जुडिशियल एक्टिविज्म USA में ओरिजिनेट हुआ था, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू भी USA में ही ओरिजिनेट हुआ था 1947 में। आर्थर शेल्सिंगर जूनियर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये टर्म क्वाइन करी थी उन्होंने। आर्थर शेल्सिंगर जूनियर ये एक अमेरिकन हिस्ट्रियन एंड एजुकेटर थे। इनका एक आर्टिकल था द सुप्रीम कोर्ट 1947। इस आर्टिकल में फर्स्ट टाइम इन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म टर्म को यूज करा था। तो फर्स्ट टाइम फिर एक टर्म कब क्वाइन हुई? 1947 में बाय आर्थर शेल्सिंगर जूनियर। अब इंडिया का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 1979 के बाद ये डॉक्ट्राइन इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हो गया था। इस 1970s का पीरियड है, ये जुडिशरी का एक एवोल्यूशनरी पीरियड है। जुडिशरी खुद की पावर्स को एक्सपैंड कर रही थी इस टाइम पर, जुडिशरी खुद की जुरिस्डिक्शन एक्सपैंड कर रही थी। तो ये जुडिशरी का एक एवोल्यूशनरी फेज था। इसी टाइम पर ही कुछ जजेस थे, जस्टिस VR कृष्णा अय्यर, जस्टिस PN भगवती। इनका नेम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, NCERT में इनका एक व्यू भी दिया गया है, वो व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। देन है जस्टिस O चिन्नप्पा रेड्डी एंड जस्टिस DA देसाई, इनके नाम याद रखें। यही जजेस थे who laid the foundation of judicial activism in our country India। जस्टिस PN भगवती ने तो देखिए PIL एंड जुडिशियल एक्टिविज्म को कैसे रिलेट करा है, इनका मैं व्यू पढ़ रही हूँ जो NCERT में दिया गया है। that it must be remembered that the problems of the poor are quantitatively different from those which have hitherto occupied the attention of the court। तो यहाँ पर जस्टिस PN भगवती क्या बोल रहे हैं कि कुछ लोग सोसाइटी के ऐसे हैं, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनके पास कोर्ट का एक्सेस इजीली अवेलेबल है। जो सोसाइटी के रिच सेक्शंस हैं वो चाहे जुडिशरी कितनी भी ज़्यादा महंगी क्यों ना हो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, बट फिर भी जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी के उनकी प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट है और उनके पास जुडिशरी का एक्सेस भी उतना ईजिली अवेलेबल नहीं है। इसीलिए ही PIL के थ्रू इनको जस्टिस मिलना चाहिए। एंड PIL के थ्रू जस्टिस कैसे मिलेगा? अगर जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट है, अगर जुडिशियल एक्टिविज्म है, अगर PIL नहीं होगी तो देखिए PIL का फायदा पता क्या है कि जरूरी नहीं है कि जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, जिसको प्रॉब्लम है, सिर्फ उसी को ही जुडिशरी में जाना पड़ेगा। उसके बिहाफ पर कोई और पर्सन भी जुडिशरी को अप्रोच कर सकता है। सो NCERT में एक लाइन लिखी गई है दैट द कोर्ट सेट द ट्रेंड when it decided to hear a case where the case was filed not by the aggrieved person but by others on their behalf। तो PIL का फायदा क्या है कि जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, अगर वो केस फाइल नहीं कर सकता है तो उसके बिहाफ पर दूसरे लोग, दूसरे इंसान जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हैं। देखिए अगर ये पुष्पा कपिला हिंगोरानी इन प्रिजनर्स के बिहाफ पर कोर्ट में ना जाती, सुप्रीम कोर्ट में ना जाती, तो इनकी सारी जिंदगी ऐसे कोर्ट में ही निकल जाती, इनको कोई जस्टिस कभी मिल ही नहीं पाता। क्योंकि चाहे कोई प्रिजनर है, हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि एक ऑफेंडर के पास भी जस्टिस होना चाहिए, उसको भी जस्टिस सीक करने का एक्सेस होना चाहिए। तो देखिए यही फायदा है PIL का। तो PIL है, इसीलिए ही जुडिशियल एक्टिविज्म भी है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लक्ष्मीकांत में इसका मीनिंग बताया गया है, वैसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, बट स्टिल देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म डिनोट्स द प्रोएक्टिव रोल बाय द जुडिशरी इन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन। जब लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रहे थे तो जुडिशरी ने इनको टेक ओवर कर लिया। जुडिशरी ही अब फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही है, जुडिशरी ही सोसाइटी में जस्टिस प्रमोट करने के लिए काम कर रही है। सो जुडिशरी इन दोनों को टेक ओवर करके अब खुद एक असर्टिव एंड प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रही है सोसाइटल चेंज के लिए एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। जुडिशरी इन दोनों ऑर्गन्स को फोर्स कर रही है कि अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करें, और तब भी अगर ये अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज नहीं कर रही हैं तो उस टाइम पर फिर जुडिशरी खुद पॉलिसी मेकिंग एंड खुद ही लॉ मेकिंग का काम कर रही है। जुडिशियल एक्टिविज्म इज एंटीथेसिस ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट।
दैट इज जुडिशियल रिस्ट्रेंट एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट डायमेट्रिकली ऑपोजिट हैं। अगर एक एंड जुडिशियल रिस्ट्रेंट है तो दूसरा एंड जुडिशियल एक्टिविज्म है। ये समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट जो जुडिशियल रिव्यू चैप्टर में भी मैं वैसे बता चुकी हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर भी बताऊंगी। देखिए 3-4 चीज़ें होती हैं। एक होता है जुडिशियल पैसिमिज्म, देन है जुडिशियल रिस्ट्रेंट, देन है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड देन है जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल पैसिमिज्म एंड जुडिशियल रिस्ट्रेंट ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जुडिशियल पैसिमिज्म में जुडिशरी एक पैसिविस्ट का रोल प्ले कर रही है। जुडिशरी ऑलमोस्ट मना ही कर रही है कि वो केस डिसाइड नहीं करेगी जुडिशरी को, और अगर कोई केस डिसाइड भी कर रही है तो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड पावर को यूज़ कर रही है जुडिशरी, एंड कभी कभी तो जुडिशरी आंसर देने से भी मना कर सकती है, तो वो चीज़ आ जाएगी फिर जुडिशियल पैसिमिज्म। देन कॉन्सेप्ट आता है थोड़ा सा आगे बढ़कर जुडिशियल रिस्ट्रेंट का। इस जगह पर भी देखिए जुडिशरी काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर जुडिशरी खुद के ऊपर एक कंट्रोल रख रही है, सेल्फ कंट्रोल रख रही है। जुडिशरी में जितने भी जजेस होंगे वो अपनी पावर को यूज करेंगे, बट पॉलिसी मेकिंग में कभी भी इंटरवीन नहीं करेंगे। तो जुडिशियल रिस्ट्रेंट ये कॉन्सेप्ट जब भी आएगा तो मेन पर्पस यहाँ पर जुडिशरी का सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ पर जितनी भी पहली जजमेंट्स आ चुकी हैं, पास्ट में जो जजमेंट्स आ चुकी हैं, सिर्फ उन्हीं जजमेंट्स को यूज करा जाएगा। पॉलिसी मेकिंग में जुडिशरी बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करेगी। देन फिर आता है जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं। फिर उसके बाद आता है जुडिशियल एक्टिविज्म। तो देखिए जब थोड़ी सी पावर जुडिशियल रिव्यू से ज्यादा जुडिशरी ने अपनी कर ली, जुडिशरी एक स्टेप आगे बढ़ चुकी है। जुडिशियल रिव्यू में तो देखिए क्या था कि लॉ की इंटरप्रिटेशन कर रही थी जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन कर रही थी, एंड अगर कोई लॉ जो था कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं था तो उसको इनवैलिड ठहरा दिया जाता था, उसको नलीफाई कर दिया जाता था। लेकिन जब जुडिशियल एक्टिविज्म आ जाएगा तो यहाँ पर जुडिशरी सीधा सीधा सोसाइटी के लिए खुद ही काम करना स्टार्ट कर देगी, जो कि अदरवाइज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का काम था। अब उससे भी एक स्टेप फर्दर जब जुडिशरी जुडिशियल एक्टिविज्म से आगे पहुंच जाएगी, अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा एक्सीड कर देगी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव को काम ही ना करने दे। जब जुडिशरी इनका काम जुडिशरी खुद ही करने लग जाए, ये लोग अभी काम कर रहे थे बट जुडिशरी बार बार इंटरफेयर कर रही थी, तो वहां पर फिर आ जाएगा जुडिशियल ओवररीच। तो ये जुडिशरी की एक एक्सट्रीम पावर हो जाएगी, जो कि सोसाइटी के लिए कभी कभी इन दोनों ऑर्गन्स के लिए नेगेटिव भी प्रूव होती है। तो ये 5 कॉन्सेप्ट है, जुडिशियल पैसिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिस्ट्रेंट, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच। सो नाउ ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट है ये एंटीथेसिस ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट है। यहाँ पर मैंने बता दिया है तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर जुडिशियल रिस्ट्रेंट में जुडिशरी अपनी पावर का बहुत ही कंट्रोल्ड वे में यूज कर रही है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म में जुडिशरी एक एक्टिव रोल प्ले कर रही है, अपनी पावर को बढ़ चढ़कर यूज कर रही है जुडिशरी। नौ लक्ष्मीकांत में बताया गया है कि कैसे डिफरेंट वेज में हम जुडिशियल एक्टिविज्म को डिफाइन कर सकते हैं। ये 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, उनमें से जो मेन कीवर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले है सोशल इंजीनियरिंग और सोशल रेवोल्यूशन। एक कीवर्ड सोशल इंजीनियरिंग का देखिए मतलब होता है जितने भी हमारे जुडिशरी में लॉयर्स वगैरह, एडवोकेट्स, जजेस, इनको हम सोशल इंजीनियर्स बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये वीकर सेक्शंस को, वल्नरेबल सेक्शंस को भी जस्टिस दिला सकते हैं। इनका एक मेजर रोल होता है इगैलिटेरियन सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए। तो आप बोल सकते हो कि जो लॉयर्स हैं, जो जुडिशरी है, इसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो सबसे पहला देखिए पॉइंट क्या कहता है, दैट जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ वे ऑफ एक्सरसाइजिंग जुडिशियल पावर दैट मोटिवेट्स जजेस to depart from normally practiced strict adherence to judicial precedent in favor of progressive and new social policies। देखिए नॉर्मली जुडिशरी का काम क्या होता है? नॉर्मली जुडिशरी का काम होता है जुडिशियल प्रेसिडेंट को ही एडहेयर करना। जो पास्ट की जजमेंट्स थी उनका यूज करके अब न्यू जजमेंट्स देना,
लॉ की इंटरप्रिटेशन करना, यही जुडिशरी का एक नॉर्मल बिहेवियर रहता है, यही जुडिशरी का एक नॉर्मल काम भी है। बट जब इस काम से जुडिशरी डिपार्ट करती है, इस काम से हटकर जुडिशरी काम करती है, किस चीज़ के लिए? सोशल पॉलिसीज़ के लिए काम करती है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए जब जुडिशरी काम करती है, तो यही जुडिशियल एक्टिविज्म की ही पावर है। इट इज़ कॉमनली मार्क्ड बाय डिसीजन कॉलिंग फॉर सोशल इंजीनियरिंग एंड ओकेजनली these decisions represent intrusion in legislative and executive matters। तो देखिए, सोशल इंजीनियरिंग का मतलब मैं बता चुकी हूँ कि कैसे जुडिशरी की भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट इन इफेक्ट कब आता है, फोर्स में कब आता है? जब जुडिशरी सोशल इंजीनियरिंग करना चाहती है, एक सोशल रेवोल्यूशन लेके आना चाहती है, सोसाइटी में चेंज लेके आना चाहती है, और ये काम जब एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर नहीं कर रहे थे। देखिए, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इंट्रूजन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स में। ये मैंने बता दिया है कि काम किसको करना था, एग्जीक्यूटिव को एंड लेजिस्लेचर को, क्योंकि इन्होंने नहीं काम करा तो अब जुडिशरी इंट्रूड कर रही है, तो जुडिशरी ने इंट्रूजन करी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव मैटर्स में, खुद उनका काम करा, तो यही बन गया जुडिशियल एक्टिविज्म। सेकेंड डेफिनेशन लक्ष्मीकांत में क्या दी गई है? That judicial activism is the practice in the judiciary of protecting or expanding individual rights through decisions that depart from established precedent or are independent of or in opposition to supposed constitutional or legislation intent। तो सेकंड पर्पस जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या हो जाता है? इंडिविजुअल राइट्स को एक्सपैंड करना। और ये जुडिशरी एक्सपैंड कैसे करती है? जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज करके। आर्टिकल 14, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, क्योंकि आर्टिकल 32 एंड 226 भी PIL के जैसे ही जुडिशियल एक्टिविज्म के ही इंस्ट्रूमेंट है। इन आर्टिकल्स को भी जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए यूज करा जा सकता है एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। रिट जुरिस्डिक्शन की पावर है राइट्स को एनफोर्स करने के लिए। तो जुडिशियल एक्टिविज्म एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें इंडिविजुअल राइट्स को एक्सपैंड करा जा सकता है। एंड एक्सपैंड कैसे करा जाएगा? इस केस में भी जो इस्टेब्लिश्ड और जो नॉर्मल प्रेसिडेंट है उनसे डिपार्ट करा जाएगा, उनसे अलग हटके जुडिशरी डिसीजन लेगी। जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेशन इंटेंट होगा उससे हटकर जुडिशरी डिसीजन लेगी। तो ये एक सेकंड जुडिशियल एक्टिविज्म की डेफिनेशन है। थर्ड क्या इसमें बोला गया है? दैट जुडिशियल एक्टिविज्म कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग बाय जजेस। ये मैं स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कि जब लेजिस्लेचर अपना लॉ मेकिंग का काम नहीं कर रहा था तो उस केस में जुडिशरी ने लॉ मेकिंग करना स्टार्ट कर दिया। जब जजेस ने लॉ मेकिंग करना स्टार्ट करा तो वो प्रोसेस भी जुडिशियल एक्टिविज्म ही बन जाएगा। इट मीन्स एन एक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन बाय अ जज made with a view to enhance the utility of that legislation for social betterment। अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ है तो जज उसकी एक्टिव इंटरप्रिटेशन कर सकता है। अगर जज को लगता है कि इस लॉ की यूटिलिटी को, इस लॉ का यूज बढ़ाया जा सकता है सोशल बेटरमेंट के लिए, तो जज ये भी काम कर सकता है। तो एक जज थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म लॉ मेकिंग का भी काम करता है। सो जुडिशियल एक्टिविज्म इज डिफरेंट फ्रॉम जुडिशियल पैसिमिज्म। ये मैं चीज़ें ऑलरेडी सारी डिफरेंस बता चुकी हूँ। जुडिशियल पैसिमिज्म, रिस्ट्रेंट, रिव्यू, एक्टिविज्म, इन सारी चीज़ों में डिफरेंस क्या है। फोर्थ डेफिनेशन क्या कहती है? दैट पर्सनल व्यूज ऑफ जजेस। जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ फिलॉसफी ऑफ जुडिशियल डिसीजन मेकिंग वेयर बाई जजेस अलॉ देयर पर्सनल व्यूज अबाउट पब्लिक पॉलिसी अमंग अदर फैक्टर्स टू गाइड देयर डिसीजंस। तो जुडिशियल एक्टिविज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जिसमें जजेस अपने पर्सनल व्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी पब्लिक पॉलिसी फोर्स में है, इफेक्ट में है, उसके रिगार्डिंग जजेस अपने पर्सनल व्यूज़ ले सकते हैं। व्यू ऐसे क्यों लेंगे? अगेन फॉर सोशल बेटरमेंट, फॉर सोसाइटल चेंज के लिए। एंड फिफ्थ डेफिनेशन क्या कहती है? जस्टिस फॉर नीडी। जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ प्रोसीजर टू इवॉल्व न्यू प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, मैक्सिम्स, फॉर्मूले एंड रिलीफ टू डू जस्टिस or to expand the standing of the litigant and open the door of courts for needy or to entertain litigation affecting the entire society or a section of it। तो यहाँ पर बात करी जा रही है PIL की।
जो 5th डेफिनेशन है जुडिशियल एक्टिविज्म की लक्ष्मीकांत में दी गई, वो PIL की बात करती है कि कैसे जुडिशियल एक्टिविज्म एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू न्यू प्रिंसिपल्स, न्यू कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करा जा सकता है, जिसके थ्रू नीडी पर्सन्स के लिए, वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए भी कोर्ट के जो द्वार हो, जो कोर्ट के डोर हो, वो ओपन हो, उनके पास भी जस्टिस की एक्सेस हो। और वो एक्सेस कैसे हो सकती है? जब कोर्ट एक PIL को एंटरटेन करेगी, जब एक PIL को कंसिडर करेगी। तो यहाँ पर PIL की बात करी जा रही है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है जो 6th एडिशन में नहीं दिया गया है, ये 7th एडिशन में है। ऑस्पेक्ट्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म के 2 मेजर ऑस्पेक्ट्स हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के, वैसे ये हम दोनों ही डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट ऑस्पेक्ट है PIL का, सेकंड जो है वो आर्टिकल 14, 19 एंड 21 की बात करता है। PIL दैट इज, अगर PIL है तभी जुडिशियल एक्टिविज्म भी एग्जिस्ट करता है। सेकंड ऑस्पेक्ट भी हम देख चुके हैं कि कैसे जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज करके जुडिशरी इंडिविजुअल राइट्स को एक्सपेंड करती है, स्पेशली अगर आर्टिकल 14, 19 एंड 21 की बात करें, क्योंकि ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि इनको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, इन तीनों राइट्स को। 19, 14 एंड 21 ये वो राइट्स हैं जो किसी भी सिचुएशन में वायोलेट नहीं होने चाहिए। ये राइट्स हैं तभी एक इंडिविजुअल ह्यूमन की एग्जिस्टेंस बनी रहेगी, तभी उनके पास फ्रीडम भी होगी। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म में डिटेल में डिफरेंस देखेंगे, देन जस्टिफिकेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म भी देखेंगे। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।